Good morning, students. I am Dr. Latika Verma, Associate Professor, Department of Psychology, Mahila College, Ara. सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम आज का टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में पिछले वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ बताया आपको कि क्या उसके स्रोत होना चाहिए, कैसे रिसर्च प्रॉब्लम होता क्या है, उसके कौन कौन से स्रोत हैं बनाने के लिए, उसके कौन कौन से क्राइटेरियाज़ हैं जो कि एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम बना सकता है। अब सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का है विषय, लेकिन इसको हम अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी पढ़ते हैं। पेपर का नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी और CC3 यूनिट 1 के अंतर्गत ये आता है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम यानी आइडेंटिफाई करना कि व्हाट टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम इज़ अ रिसर्च प्रॉब्लम और उसका पूरा रिसर्च में किस तरह से उसका यूज़ होता है। ये जो डायग्राम है उस डायग्राम के अंतर्गत आप लोग समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि आप पूरे बड़े से होल से एक छोटा सा रिसर्च प्रॉब्लम निकालते हैं। बड़ा सा ब्रॉड एरिया रहता है, उसमें से एक रिसर्च प्रॉब्लम निकालते हैं जो कि आपके इंटरेस्ट का होता है, जो आपके किसी काम का होता है और आप उसको निकालते हैं। लेकिन और उसके बाद दूसरा होता है रिव्यू द लिटरेचर। रिव्यू द लिटरेचर का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति किसी शोध कार्य को करने जाता है तो उसमें जो प्रॉब्लम सेलेक्ट करता है उसके बारे में उसका लिटरेचर को रिव्यू करता है कि किस किस तरह से ये प्रॉब्लम्स को हम लोग एक रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं और कैसे इसके ऊपर हम शोध कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा है स्पेसिफाई अ रिसर्च प्रॉब्लम। अब ये पूरे ब्रॉड एरिया से एक छोटा सा हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि नाउ दिस शुड बी आवर रिसर्च प्रॉब्लम। आफ्टर रिव्यूइंग द लिटरेचर वी कम टू अ कंक्लूजन कि ये हमारा वन स्टेटमेंट का रिसर्च प्रॉब्लम तैयार होता है। अब उस रिसर्च प्रॉब्लम के साथ हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वही है कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा कलेक्ट करते हैं, हम लोग आंकड़ा प्राप्त करते हैं और फिर जब हम आंकड़ा प्राप्त करते हैं तो उसके बाद है एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा। हम लोग उसको मूल्यांकन करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं और उसके बाद उसको हम लोग ये देखते हैं कि कैसे ये रिसर्च में किस तरह से इस रिसर्च प्रॉब्लम का इस तरह सॉल्यूशन निकल रहा है। और तब लास्ट में हम लोग रिपोर्ट एंड इवैल्यूएट रिसर्च, यानी कि हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं उस रिसर्च को इवैल्यूएट करने के बाद। रिसर्च टॉपिक टू रिसर्च प्रॉब्लम, जैसे कि सबसे पहले हम लोग किसी भी शोध कार्य को करते हैं तो रिसर्चर जो है वो सबसे पहले एक ब्रॉड एरिया को, जिसको टॉपिक हम कहते हैं, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि रिसर्च टॉपिक एक बहुत बड़ा एरिया है, ब्रॉड एरिया है, काफ़ी विस्तृत है। लेकिन जब हम रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं तो बीच में जो हरा पॉइंट है उसको रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं, जो कि एक छोटा सा स्टेटमेंट के रूप में हमारे सामने निखर कर आता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की आवश्यकता होती है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जैसे अभी हमने बतलाया उसकी ज़रूरत होती है। हम लोग वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स इसमें क्या है और कैसे किसका प्रभाव किसके ऊपर हम देखते हैं इत्यादि। उसके बाद हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट करते हैं, उसमें क्वेश्चंस बनाते हैं, रेलेवेंट क्वेश्चंस, और तब हम उसी के अनुकूल हम लोग हाइपोथेसिस का भी निर्माण करते हैं। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस इन द चॉइस ऑफ अ सूटेबल प्रॉब्लम, यानी कि ये कोई भी रिसर्च वर्क का ये पहला चरण होता है। एनलिस्ट द स्पेसिफिक क्वेश्चंस लाइक हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि इन सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारे चीज़ को हम लोग प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। और ये बिल्कुल सच है कि अब प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज़ हाफ सॉल्व्ड, यानी कि अगर प्रॉब्लम को हम लोग अच्छे तरह से डिफ़ाइन करते हैं, अच्छे तरह से बनाते हैं, तो वो समझिए कि वो रिसर्च वर्क हम लोग का आधा पूरा हो चुका है। द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ ऑफन मोर एसेंशियल दैन इट्स सोल्यूशन, यानी कि जो हम लोग प्रॉब्लम को फॉर्म करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, वो क्या होता है कि वो हमारे सोल्यूशन का एक एसेंशियल आइटम बन जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। The actual reasons, possible causes for the disciplinary between what is current situation, what is desired, lack of motivation among students, ये सारी बातें हैं जो कि हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते वक्त हम लोग इस बात को ध्यान में रखते हैं। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, इसमें अब ये है कि क्राइटेरिया कौन कौन से होने चाहिए जिसके अंतर्गत हम लोग इसको शोध प्रॉब्लम्स को हम लोग ये कर सकते हैं, बता सकते हैं।
तो सबसे पहला है एकेडमिक बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्चर, यानी कि रिसर्चर जो है उसका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, उसमें वो किस तरह से वो अपने शोध को कौन सा समस्या में इंटरेस्टेड है, कौन सा समस्या वो लेना चाहता है, या उसका एकेडमिक बैकग्राउंड यानी कि कौन सा फैकल्टी को भी बिलोंग करता है, यानी किस सब्जेक्ट से वो रिलेटेड है। तो इस तरह की बातें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। दूसरा है रिसर्चर्स एक्सपीरियंसेस, यानी उसका अनुभव। पूरे शोध कार्य का जो बेसिस होता है वो होता है रिसर्चर का अपना अनुभव, अपना टैक्ट, अपना स्किल, अपना नॉलेज वगैरह। तो ये रिसर्चर्स का जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव, वो काफ़ी मायने रखता है रिसर्च प्रॉब्लम को बनाने में। एप्टीट्यूड, उसका क्या एप्टीट्यूड है, एबिलिटी, योग्यता भी हमने बतलाया। वैल्यूज़, क्या क्या वो समझता है, उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए, बिहेवियर एक्सेट्रा। उसके बाद है रिसर्चर्स ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन। ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि जो किस तरह का ट्रेनिंग उन्हें दिया गया है, यानी कि रिसर्चर जो रिसर्च करने जा रहा है उसके लिए वो ही शुड बी वेल ट्रेंड, और ओरिएंटेशन उसको होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, इसके बारे में ब्रीफ गाइडलाइन उसको पहले से मिल जाना चाहिए ताकि वो काम को आगे बढ़ा सके। ये गाइड जो हैं, जो सुपरवाइज़र होते हैं, वही उनको गाइड करते हैं। रिसर्चर्स पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। अब रिसर्चर का पर्पस क्या है, व्हाट ही वांट्स टू नो, व्हाट ही वांट्स टू ब्रिंग आउट ऑफ द प्रॉब्लम, क्या वो निकालना चाहता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या लक्ष्य क्या है उसके उस रिसर्च का। तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है और उसी से संबंधित उसका रिसर्च प्रॉब्लम भी होता है। ओरिजिनलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ द रिसर्च, यानी ओरिजिनल होना चाहिए बिल्कुल, ये नहीं कि किसी का कॉपी पेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। और यूटिलिटी यानी यूज़ का महत्वपूर्ण होना चाहिए, व्यक्ति के लिए भी, समाज के लिए भी और सभी बाकी लोगों के लिए। डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द रिसर्चर वर्क्स, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर रिसर्चर काम कर रहा है वहाँ पर प्रॉपर डायरेक्शन मिले उसको, यानी कि गाइडेंस मिले। इस तरीके से तभी जाके वो अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम एक बना सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस। जो प्राइमरी सोर्स है, जो प्राथमिक उसका जो स्रोत है, जो द्वितीयक सोर्स है उसका, उन सारे का अवेलेबल होना चाहिए डेटा और इन्फॉर्मेशन। मतलब ये जब रिसर्च प्रॉब्लम वो बनाता है तो उसको ये अश्योर होना पड़ता है कि जब हम डेटा कलेक्शन के लिए जाएंगे, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो सोर्स हो, तो वो हमको तरीके से डेटा उपलब्ध हो सके और हम लोग डेटा और इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करने में किसी तरह का कोई समस्या न आए सामने। एसेस टू द स्टडी एरिया। अब हम लोग स्टडी एरिया में, जहाँ पर हम लोग सैम्पल जो हमारा होगा, जहाँ पर हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, उसको हम लोग ईज़िली हम लोग एक्सेस कर सकें, यानी जा सकें, वहाँ पहुँच सकें, वहाँ पर काम कर सकें। ये सब बातों को भी प्रॉब्लम सेलेक्ट करने के पहले सोचा जाता है कि ये नहीं, यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम जो हम सेलेक्ट करते हैं तो पूरे रिसर्च को हम लोग देख लेते हैं अंत तक, कि अंत तक में ये रिसर्च प्रॉब्लम जो हम लोग करने जा रहे हैं इसके ऊपर शोध वो सही तरीके से हो सकता है कि नहीं, और अंत तक हम लोग उसको करने में कोई कठिनाई तो नहीं है। और अंत में है रिसोर्स अवेलेबिलिटी, यानी कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ है, मनी एंड मैन पावर। मनी यानी ये खर्च, क्या खर्च उसमें हो रहा है, क्या हम उतना खर्च करने के लायक हैं, क्या हम उतना कर सकते हैं। मैन पावर, क्या हमें मदद करने के लिए कुछ लोग हैं वहाँ पर। इस तरह की बातें होती हैं। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, इसमें टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम लोग टाइम देखें कि कितना हमें समय लग सकता है, पहले से हम लोग ये सोच लेते हैं कि हमें इस रिसर्च को करने में इतना समय लगेगा। सुपरवाइज़र, टाइम, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी रिसर्चर है उसके जो सुपरवाइज़र हैं उनके पास टाइम होना चाहिए, उनको प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन उनका होना चाहिए, उनको अनुभव होना चाहिए, उनको इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि वो आपको गाइड कर सकें प्रॉपरली। तो ये सब रिसर्च प्रॉब्लम को बनाने में और सुपरवाइज़र को सिलेक्ट करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, वो कैसा होना चाहिए, स्वरूप कैसा होना चाहिए समस्या का। नीड ओरिएंटेड, यानी कि क्या आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार उसे बनाना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसको हम लोग सॉल्व कर सकें, जिसका समस्या का समाधान निकाल सकें, उस तरह का होना चाहिए उसका स्वरूप, समस्या का स्वरूप। कंट्रोवर्शियल टॉपिक, कोई भी टॉपिक हम लेते हैं वो कंट्रोवर्शियल, हाँ या ना, होगा या नहीं होगा, अच्छा है बुरा है, यानी ये कंट्रोवर्शियल बात होनी चाहिए ताकि उसको हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें कि हमारे शोध के द्वारा हमने क्या प्रमाणित किया। नॉर टू नैरो नॉर टू वेग, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीमित भी नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई
बिल्कुल वेग होना चाहिए जिसमें कुछ क्लियर ही नहीं हो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और एक ऐसा वाइड होना चाहिए ताकि उसमें हम लोग वाइड रेंज में स्टडी कर सकें। कोऑपरेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जिससे हम लोग मदद कर लेने जा रहे हैं, जो हमें मदद करेगा इस पूरे शोध कार्य में, उसका कोऑपरेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसे हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे जहाँ हमें उम्मीद है कि वो कोऑपरेशन हमें मिल पाएगा। अवॉइडेंस ऑफ द ट्रबल्स, जो भी ट्रबल्स होता है उसको भी हम लोग अवॉइड करने की क्षमता रख सकें, इसके लिए ये भी रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने के पहले हम लोग को ये ध्यान देना पड़ता है। अब हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम देखेंगे कि इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब होता है कि क्या रिसर्चेबल है, क्या ये जो हमारा प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, क्या उसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है, क्या वो सिग्निफिकेंट है, इज़ द प्रॉब्लम न्यू, क्या ये जो समस्या हमने बनाया क्या वो नया है या फिर किसी पुराने समस्या को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इज़ द प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट, क्या वो इम्पॉर्टेंट है, जैसा अभी हमने बतलाया थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या उसका है। तो इस बात को ध्यान में, शोध समस्या का चयन करते समय इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि समस्या प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दृष्टिकोण से उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हो, जो मानव जीवन के लिए भी कल्याणकारी हो, यानी उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो। इज़ द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम हेल्प फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फर्दर नॉलेज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यदि हम किसी शोध समस्या को लेकर शोध करते हैं और उसका सलूशन निकालते हैं तो क्या वो फर्दर नॉलेज के लिए भी, फर्दर डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कोई अगर चाहे तो उसके ऊपर फर्दर फिर रिसर्च कर सकता है, क्या आप कोई उसके लिए कुछ प्रश्न छोड़ते हैं, ये भी होना चाहिए क्योंकि वो अगला जो है, जो नेक्स्ट रिसर्चर है, वो उसके काम को लेकर आगे बढ़ सके। इज़ द प्रॉब्लम फिजिबल फॉर रिसर्चर, क्या ये रिसर्चर के मन के लायक है या फिर वो कर सकता है या नहीं, ये उसके एबिलिटी के अनुसार है या नहीं, उसके कॉम्पिटेंसी के अनुसार है कि नहीं, ये सब बातें भी इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च कॉम्पिटेंसीज़ का मतलब यही हुआ कि जितने भी समस्या का चयन करते समय इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि शोधकर्ता की रुचि पर्याप्त हो और समस्या ऐसी हो जिसमें समाधान वो अपने उसके लिए वो सक्षम हो और सामर्थ हो। तो ये भी कॉम्पिटेंसी इम्पॉर्टेंट है। इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज़म, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो रिसर्चर है उसको प्रॉपर रुचि होनी चाहिए, उसके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए कि वो उस काम को कर सके और उसको निभा सके अपने शोध कार्य को। फाइनेंशियल कंसिडरेशन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर फाइनेंस अगर हमें शोध कार्य करने में बाधक होता है तो हमारा शोध कार्य आगे नहीं हो सकता। इसलिए शोधकर्ता को चाहिए कि वो ऐसी समस्या का चयन करे जिसमें कम खर्च होने की संभावना हो। ऐसी समस्या के समाधान में शोधकर्ता आर्थिक परेशानी से बचता है और शोध कार्य को पूरा करने में भी वो सफल हो जाता है। टाइम रिक्वायरमेंट, टाइम भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि समय और श्रम की बचत हो, सेव कर सके हम लोग टाइम और लेबर। तो शोध समस्या ऐसी हो कि अधिक समय तथा कठिन परिश्रम की आवश्यकता नहीं हो और जो भी अनुसंधान करता है उसको चाहिए कि वो ऐसी समस्या का चयन करे जिसका समाधान वो सीमित समय में और बहुत थोड़े परिश्रम के साथ करने में समर्थ हो सके। तो ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह कंसिडरेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग ये देखें कि हमारा जो टूल्स है, सूटेबल टूल्स हमको मिल रहा है कि नहीं, हमको टेस्ट मिल रहा है कि नहीं, या फिर हमको ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है कि नहीं, हमें जो भी हमने सॉल्व करने की कोशिश की है समस्या, उसके लिए हमको क्या सही रूप से हमको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें शोधकर्ता को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि समस्या के समाधान के लिए अनुकूल जो टूल्स एंड टेस्ट उपलब्ध है कि नहीं, जिसके ऊपर हम शोध करेंगे जिस टूल्स के द्वारा, तो ऐसी समस्या का चयन करना चाहिए जिसके लिए अनुकूल तथा मानक उपकरण एवं परीक्षण उपलब्ध हो। तो ऐसे शोधकर्ता को शोध करने में पूरी सुविधा मिलती है और उसको एडमिनिस्ट्रेशन से भी, यानी उसके जिस विंग में काम कर रहा है, जहाँ वो कार्यरत है, जहाँ से वो परीक्षण करना चाह रहा है, वहाँ से भी उसको पूरा सहयोग मिले, कोऑपरेशन मिले। तो इस तरह से हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अंत में कंक्लूजन के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च मेथोडोलॉजी विच डिसाइड्स रिसर्च स्ट्रैटेजी एंड गिव्स डायरेक्शन फॉर द स्टडी। यानी कि जो रिसर्च प्रॉब्लम होता है वो पूरे रिसर्च स्ट्रैटेजी को वो गवर्न करता है और वो डायरेक्शन देता है, हमारे पूरे अध्ययन को एक दिशा प्रदान करता है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ें। रिसर्च प्रॉब्लम नीड टू फोकस ऑन जनरेटिंग नॉलेज एंड इंटरवेंशन
स्ट्रैटेजीज़। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर जो भी रिसर्च प्रॉब्लम हम होगा उसको ये फोकस करना चाहिए कि आगे के लिए उसको एक अच्छा नॉलेज किसी को दे सकें और उसको स्ट्रैटेजीज़ बना सकें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।